नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे। आज है 15 जुलाई 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। कल यानी कि 16 जुलाई को रात्रि 8 बजे यूट्यूब में लाइव साप्ताहिक समसामयिकी सीरीज आपके लिए स्टार्ट करी जाएगी, जिसमें कल का टॉपिक होगा हेट स्पीच और धारा 295 ए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, तो इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सत्र को शुरू करते हैं। तो सत्र को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। आज द हिंदू में हमारी परीक्षा की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आए हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले श्रम संहिता यानी कि लेबर कोड जो होता है उसके बारे में एक आर्टिकल आया है, ये हम लोग देखेंगे। दूसरा आर्टिकल दिव्यांग जन की जो नीति है उसका एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, उसके बारे में है। तीसरा आर्टिकल है जो हमारे कोर्ट्स में इतने ज्यादा पेंडिंग केसेस होते हैं उसके बारे में। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इन सारे आर्टिकल्स में से मुख्य परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक आर्टिकल आपको बहुत आसान और सरल शब्दों में समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल जो है वो आपको प्रश्न संख्या 10 में मिलेगा। इसका संबंध सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर और थर्ड पेपर से है, जिसमें संविधान, राज व्यवस्था और आर्थिक विकास, ये तीनों ही आयामों को ये टॉपिक कवर करता है। बेसिकली यहां पर बताया ही जा रहा है कि लेबर कोड यानी कि जो श्रम संहिता होती है उसके बारे में है। इतनी ज्यादा देर हो गई, आपको पता है कि 2020 में टोटल 4 श्रम कानून सरकार ने पारित कर दिए थे और 2020 से आज 2022 हो गया है। हालांकि सरकार ने डेडलाइन रखी थी, सारे राज्य सरकारों से कहा था कि 1 जुलाई 2022 से ये सारे जो श्रम कानून हैं उनको पारित कर दें अपने अपने राज्यों में, परंतु अभी भी बहुत ज्यादा विलंब इसमें देखा जा रहा है। तो यहां पर जो राइटर हैं वो बताना चाह रहे हैं कि यहां पर कौन कौन सी समस्याएं सरकार के सामने आ रही हैं इसको लागू करने में। तो देखिए, सबसे पहले जब केंद्र सरकार से इस बारे में पूछा गया कि भाई आप जो ये श्रम कानून है जिनको आपने, एक श्रम कानून 2021 में आया, बाकी के 3 श्रम कानून जो थे वो 2020 में आ गए थे, 2020 में इनको पारित कर दिया गया था, अब चल रहा है 2022, तो अभी तक इतना डिले हुआ क्यों। तो केंद्र सरकार ने यहां पर यह कहा कि भाई ये जो राज्य सरकारें हैं, मैंने तो एक बार कानून बना दिया कि भाई ये 4 जो कानून आपके सामने दिख रहे हैं ये सारे कानून बना दिए गए, परंतु इन सारों को लागू कराना ये राज्य सरकारों का कर्तव्य है। अब जैसे मान लीजिए श्रम संहिता अधिनियम है, ये केंद्र सरकार ने अपना एक अधिनियम बना दिया है, इसके अनुसार राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में विभिन्न विभिन्न नियम बनाएंगी। तो वो जो नियम बनाने का जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, जो राज्य सरकारों को अपने राज्य में बनाना है, उसमें बेसिकली देरी हो रही है। तो राज्य सरकार जो है वो अपने नियम जो है वो नहीं बना पा रही है, इस वजह से ये सारे जो नियम थे इनको लागू कराने में देश भर में देरी हो रही है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 4 नियम थे, ये 4 कानून जो बनाए गए थे वो थे क्या क्या। जैसा कि इसमें देखिए, आप पहला देख रहे हो, ये लिखा हुआ है श्रम संहिता अधिनियम। सबसे पहले यानी 2019 में यही अधिनियम था जिसको पारित करा गया था। अब देखिए श्रम संहिता अधिनियम क्या कहता है, इसमें बेसिकली बात होती है, श्रम संहिता की बात कर रहे हैं तो यहां पर बात होगी मजदूरी की, यहां पर बात होगी वेतन की। जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनका वेतन कौन डिसाइड करेगा। तो इस अधिनियम में केंद्र सरकार ने यह बोला था कि जो सेंट्रल है यानी कि केंद्र सरकार जो है वो ये निर्धारित करेगी कि जो मिनिमम वेतन हो सकता है या मिनिमम वेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, मिनिमम वेज जो हो सकता है ये केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। और इसके निर्धारण करने के बाद अब राज्य सरकार, मान लीजिए केंद्र सरकार ने निर्धारित कर दिया एक उदाहरण के तौर पे कि 1000 रुपए एक श्रमिक का वेतन रहेगा, तो अब जो भी राज्य सरकारें एक्स वाई जेड, जो भी राज्य सरकारें हैं वो इससे कम नहीं कर सकती हैं। कोई सरकार हो सकती 1100 कर दे, कोई 1050 कर दे, कोई 1200 कर दे, ऐसा सरकारें कर सकती हैं क्योंकि ये इनके ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो श्रम होता है वो कौन सी सूची में आता है, वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि समवर्ती सूची का विषय है। अर्थात इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही इसमें कानून बना सकते हैं। इस वजह से केंद्र सरकार ने तो अपना कानून बना दिया, अब राज्य सरकारें चाहे तो 1000 रुपए रख लें या अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना भी चाहती हैं तो बढ़ा सकती हैं, इसको कम नहीं कर सकती। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी मजदूरी और वेतन से संबंधित कोई भी कानून होते हैं तो वो किसमें आते हैं, श्रम संहिता अधिनियम में। दूसरा देखिए है सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक। ये तीनों ही कानून मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, आप भी इसको नोट कर लें अपनी कॉपी पेन में।
मैं आशा करता हूं आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे जैसा आप लोग हमेशा बैठते हैं। तो 2020 में ये तीनों ही कानून पारित कर दिए गए थे। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 19 सितंबर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, 19 सितंबर को ये कानून लोकसभा में पेश करे जाते हैं और पूरे कानून को पारित होने में 23 सितंबर या 24 सितंबर का दिन होता है। इन 3 से 4 दिनों में सारे कानून जो हैं, ये तीनों कानून पारित कर दिए जाते हैं। तो दूसरा इसमें कानून है सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक। यह विधेयक ये कहता है, यहां पर सामाजिक सुरक्षा की बात आ रही है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी कैसे मिलती है? देखो, या तो पेंशन से, इंश्योरेंस से, हेल्थ इंश्योरेंस है किसी का, लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, जो बीमा कराया जाता है, या अगर बात करी जाए स्त्रियों के केस में तो मातृत्व लाभ जो उनको मिलता है गर्भावस्था के टाइम पे या स्तनपान कराने के टाइम पे। मुआवजे की बात करें, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसके परिवार को मुआवजा देना, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन, मातृत्व लाभ, ये सारी चीजें किस में आती हैं? सामाजिक सुरक्षा में आती हैं, सोशल सिक्योरिटी में। अब देखिए, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे संगठित क्षेत्र, ठीक है, एक होता है असंगठित क्षेत्र। अब मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे टाटा जैसी कंपनी में काम करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर टाटा जैसी कंपनी में काम करेगा तो ये कैसा बोला जाएगा? ये संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। जब वो कंपनी में जाता है, जब उसकी जॉब लगती है तो उसे एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं कि भाई कितने घंटे की ड्यूटी होगी, कितना उसको सैलरी मिलेगी, कब कब वो छुट्टी ले सकता है, उसका जो पीएफ अकाउंट है उसमें कितना पैसा कटेगा, उसका इंश्योरेंस कितना है। तो ये सारी चीजें कैसी हैं? संगठित होती हैं। बट असंगठित क्षेत्र की बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी दुकान चलाता है या किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में वो रोजाना काम करता है, या यहां पर गिग वर्कर्स की बात कर लें। गिग वर्कर्स का नाम आपने सुना होगा, जैसे आपने देखा होगा, आप अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से या जोमेटो से कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो आपके घरों में डिलीवरी कराई जाती है। तो वो कैसे वर्कर्स होते हैं? गिग वर्कर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, है ना। तो ये जो गिग वर्कर्स होते हैं या जो असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं, इनको तो ऐसी सामाजिक सुरक्षाएं मिलती नहीं है। तो इनके लिए सरकार ने क्या बोला है कि अब इनको भी ये सारी चीजों का लाभ मिलेगा। उस वजह से सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक जो है वो लाया गया था। बाद में ये भी पास होकर कानून बन गया, ठीक है। तीसरा यहां पर जो था वो क्या था? औद्योगिक संबंध। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। औद्योगिक संबंध से मतलब क्या था? औद्योगिक संबंध से सीधा सा मतलब ये था कि भाई यहां पर, इसको मैं मिटा देता हूं। औद्योगिक संबंध से मतलब था, मान लीजिए यहां पर है कंपनी का ओनर यानी कि कंपनी का मालिक, ठीक है, यहां पर है श्रमिक। तो अब कई सारे श्रमिक हैं उसके पास, तो कंपनी का मालिक जो है वो इन श्रमिकों को, इनकी नियुक्ति या इनको हटाना, इनसे संबंधित जो नियम होते हैं वो सारे कहां पर? औद्योगिक संबंध विधेयक जो था वो इसको बताता है। किस तरीके से इनकी नियुक्ति करी जाएगी, कैसे इनको हटाया जाएगा। तो यहां पर कंपनी के मालिक के पास जो अधिकार दिए गए वो थे। दूसरी यहां पर बात करें, जैसे मजदूर आपने देखा होगा हड़ताल करते हैं, अब ये उनका अधिकार है हड़ताल करना, विरोध करना, अपनी मांगों को रखना। तो परंतु ये जो भी हड़ताल करेंगे, अब उससे क्या होता है? उससे जो आर्थिक विकास होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है? उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो इस बाधा को, ये बाधा भी ना उत्पन्न हो और उनका जो अधिकार है वो भी बचा रहे। तो सरकार ने यहां मजदूरों से बोला कि भाई 14 दिन का आपके पास टाइम होगा, आप अपने मालिक को बोल दो, अपनी जो भी मांगे हैं 14 दिन पहले बता दो कि हम इस फलाने दिन से हड़ताल करने जा रहे हैं, मेरी ये मांगे हैं, और इसमें बैठ के या तो बात करिए या हम हड़ताल पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप हड़ताल कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स किसमें कवर होते हैं? औद्योगिक संबंध संहिता में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर मजदूर को कोई शिकायत होती है मालिक से या किसी अन्य चीज से, तो एक शिकायत निवारण की एक समिति का निर्धारण भी इसी में करा जाता है ना। यानी कहने का मतलब, आप मोटे मोटे तौर पे देखिए, उसकी नियुक्ति, उसको हटाना, हड़ताल, यानी कि उसकी शिकायत, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सारी चीजों को औद्योगिक संबंध संहिता में कवर किया गया। चौथा यहां पर जो कानून आया था वो आया था व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति। अब देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है व्यावसायिक सुरक्षा, हेल्थ की बात हो रही है। कार्य स्थिति का मतलब है वो कैसे एनवायरमेंट में काम करता है, वहां पर क्या उसको साफ सफाई, उसको शौचालय, पीने का पानी, ये सब चीजें उसको मिलती हैं। दूसरा, उसके जो कार्य के घंटे होते हैं वो क्या वहां पर निर्धारित होते हैं, उसको कितनी छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं? उसकी कार्य स्थिति बताती हैं। अब जैसे कार्य घंटे की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर अधिनियम में पहले क्या था। पहले आपका इसमें बोला गया था कि 8 घंटे जो है हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा, ठीक है। 8 घंटे प्रतिदिन और 6 दिन काम करना होगा। दूसरा, आपने देखा होगा एक 48 घंटे वाला भी नियम आया था, उसमें यह बोला गया था, इसको 3 पार्ट में सरकार ने विभाजित कर दिया था। एक तो कर दिया था कि यदि 12 घंटे प्रतिदिन कोई मजदूर काम करता है तो उसे केवल 4 दिन काम करना है, बाकी 3 दिन उसका क्या रहेगा? अवकाश रहेगा। तो ये
एक तरीका ये था। दूसरा था, यदि कोई मजदूर 10 घंटे काम करता है तो वो केवल 5 दिन काम करेगा, 2 दिन उसका अवकाश रहेगा। यदि कोई मजदूर 8 घंटे काम करता है तो उसे प्रतिदिन 6 घंटे काम करना होगा और 1 दिन उसका अवकाश रहेगा। तो ये जो पॉलिसी, ये भी एक नियम जो था वो सरकार ने बनाया था, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें किसको दिखाती हैं? कार्य स्थिति को दिखाती हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टर समझते हैं ना, जो ये मीडियोकर होता है, कॉन्ट्रैक्टर कहीं से काम लेता है और मजदूरों को हायर करता है, मतलब उनकी नियुक्ति करता है। तो पहले क्या होता था, मान लीजिए कई सारे राज्य हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, तो अभी मजदूर को एक्स राज्य से हायर करना है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। परंतु इस अधिनियम में, जो व्यावसायिक सुरक्षा वाले अधिनियम में, इस कॉन्ट्रैक्टर के पास सुविधा ये हो गई कि अब उसको एक ही लाइसेंस लेना पड़ता है और वो कई सारे राज्यों से मजदूरों की नियुक्ति कर सकता है। ऐसा है कि मैक्सिमम ये 50 मजदूरों की नियुक्ति कर सकता है। पहले ये 50 से कम हुआ करता था, पहले मेरे ख्याल से इसमें 20 होती थी, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब ये 50 मजदूरों की नियुक्ति अपने एंड पे कर सकता है ये जो कॉन्ट्रैक्टर है। तो इस टाइप के जो प्रावधान थे, ठीक है, ये सब प्रावधान किससे संबंधित थे? व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक से। तो ये चारों विधेयक जो थे, ये मैंने आपको सरल शब्दों में बता दिए। अब देखिए, ये चारों विधेयक मैंने आपको बताया, ये आए 2019 में, ये 2020 में, ये भी 2020 में, ये भी 2020 में। तो अब इसको लागू करने में सरकार ने बोला था कि 1 जुलाई 2022 से हम ये चारों जो नियम कानून हैं वो लागू कर देंगे। परंतु यहां पर क्या हुआ, राज्य सरकारें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाने में देरी हो गई। दूसरा, यहां पर मान लीजिए जो सरकारें थी जिसने ये सब कानून बनाए संसद में, तो उसके विपक्ष में, जिस जिस राज्य में उसके विपक्ष की पार्टी की सरकारें थी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई ये जो बिल है इसमें कुछ प्रावधान जो है वो अच्छे नहीं है, इसको बड़े गलत तरीके से इसमें तैयार करा गया है। यह भी आरोप लगा कि भाई, जैसा मैंने आपको बताया कि 19 सितंबर से 23 सितंबर, तो यहां तक का जो इतने 4 दिनों में इस विधेयक को पास कर दिया गया। तो जैसे ही ये विधेयक पास हो गया, तो यहां पर यह भी आरोप लगा सरकार के ऊपर कि 4 दिनों में हमसे कोई मंत्रणा नहीं करी गई, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई डिबेट नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई और यह पास कर दिया गया। जबकि केंद्र सरकार ने यहां पर यह बोला था कि भाई हमने खुला आमंत्रण दिया था कि जिसको भी इस बिल पे चर्चा करनी है वो आके चर्चा कर सकता है और अपने जो भी मुख्य बिंदु हैं वो यहां पर आके बता सकता है। ठीक है, हालांकि हमको इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। तो यहां पर एक तो ये याद रखिएगा कि राज्य सरकार द्वारा नियम में देरी हुई, दूसरा ये आरोप लगा खराब तरीके से ड्राफ्ट बनाने का, तीसरा कि इनको 2 दिनों में 3 दिनों में पारित कर दिया गया तो उस पर कोई व्यापक चर्चा हो नहीं पाई। दूसरा, जो ये ट्रेड यूनियंस हैं भारत में, इन्होंने भी ये चारों संहिताओं का विरोध करा है। इन्होंने भी बोला कि इसमें कुछ कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सही नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि औद्योगिक संबंध संहिता में कि जो मालिक होगा उसको नियुक्ति करने का और हटाने का अधिकार होगा, तो ऐसा इसमें बोला गया है कि अगर किसी भी कंपनी में 300 से ज्यादा एम्प्लॉय रहते हैं तो उसके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा, उसका मालिक वर्कर्स को हटा सकता है। तो यहां पर हटाने का जो एक अधिकार होता है वो पूरी तरीके से शक्ति किसके पास चली गई है? कंपनी के मालिक के पास। तो मजदूरों का यहां पर संशय यह है कि मान लीजिए आज वो जॉब कर रहे हैं, कल को उनका मालिक जो है वो मना भी कर सकता है जॉब के लिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। इस वजह से यहां पर क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, वो आपको प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा। इसका सीधा संबंध जो है वो सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां पर संविधान, राज्य व्यवस्था और सामाजिक न्याय, ये सारे विषय से संबंधित ये आर्टिकल है। देखिए, डिसेबिलिटी पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। तो डिसेबिलिटी हमको पता है हम किसको बोलते हैं? जो दिव्यांग जन होते हैं। ठीक है, इनको पहले हम लोग विकलांग बोलते थे, बाद में इनको क्या बोला जाने लगा? दिव्यांग बोला जाने लगा। तो अब जो दिव्यांग जन होते हैं, सबसे पहले तो यहीं से उदाहरण से मैं शुरू करता हूं कि भाई दिव्यांग जन जो है इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अगर मेंस उत्तर लेखन में आपको ऐसा कुछ लिखने को आएगा तो आप इसमें क्या लिखोगे? तो याद रखिएगा, मैं यूएन की आपको एक परिभाषा बताता हूं, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं बोलूंगा वैसे समझते जाइएगा। उसने ये कहा था, दीर्घकालिक अवस्था की बात करें। दीर्घकालिक का मतलब होता है बहुत लॉन्ग टर्म में। ठीक है, या कोई व्यक्ति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी काम को करने में अक्षम होता है तो उसे ही क्या कहते हैं? दिव्यांगजन कहते हैं। ठीक है, अभी कोई व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है, ये किसी काम को कर देता है। अब दूसरा व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी प्रकार से विक्षिप्त है, वो नहीं कर पाता उस काम को उस तरीके से, तो इस व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? दिव्यांग जन की श्रेणी में। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो ऑथर हैं ये बताते हैं कि भाई दिव्यांग जन की जो पॉलिसी है, पहली राष्ट्रीय नीति हमने कब बनाई थी? 2006 में। अब 2022 में जो सरकार है वो फिर से इनकी दिव्यांग जन की जो नीति है उसका मसौदा लेके आए, अभी तो ड्राफ्ट बनाया गया है। जो
राइटर हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप शिक्षा की बात आती है, आर्थिक सुविधा की बात आती है, रोजगार की बात आती है, इन सारे मुद्दों पर तो आप दिव्यांग जनों पर बहुत ध्यान देते हो, आप उनको निःशुल्क शिक्षा भी दे देते हो, आप उनको आर्थिक सुविधाएं भी देते हैं, कई सारा आप आरक्षण देते हैं, ठीक है, कई सारी योजनाएं हैं, सुगम्य भारत योजना, तो ऐसी कई सारी जो योजनाएं हैं वो आप इनके लिए बनाते हो, आप इनको रोजगार भी देते हो, नौकरी भी देते हो। क्या इन तीन चीजों से इनका सशक्तिकरण हो जाता है? तो राइटर यहां पर कहते हैं नहीं, जब तक इनका राजनैतिक सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक दिव्यांग जन जो है वो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाएंगे। तो इनका राजनीतिक सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। अब ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां पर राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में जो प्रॉब्लम्स है दिव्यांग जन के बारे में वो यहां पर बताई गई हैं, ठीक है। अब देखो वो बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति को आपने शिक्षा दे दी, आपने उसको रोजगार दे दिया, आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया, अच्छी बात है, परंतु उसकी राजनीतिक भागीदारी के बारे में सोचा है आपने? वो क्या वोट दे सकता है? क्या वो वोट दे पा रहा है आसानी से? क्या उसको इतनी नॉलेज है वोटिंग कैसे दी जाती है, मशीन को, जो ईवीएम मशीन होती है वो कैसे यूज करते हैं, उसकी राजनीति में क्या भागीदारी है? जो हमारे देश की सर्वोच्च संस्था संसद है, जो नियम कानून बनाती है, उसमें उनकी कितनी भागीदारी है? तो आर्थिक और सामाजिक रूप से तो सशक्त आप उनको कर ही रहे हो, राजनीतिक रूप से भी सशक्त करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया ये चीज, ठीक है। अब ये विभाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ठीक है। तो यही क्या है, विकलांग व्यक्तियों के लिए या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा इसने जारी करा है। चलिए मेरा प्रश्न ये है आपसे कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है? कमेंट करके उत्तर करिएगा। मैंने आपको बताया 2006 में पहली नीति आई थी, ये अधिनियम याद रखिएगा, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, ठीक है। 2016 में इसको बनाया गया था, इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन करने हैं 2022 में। अब देखिए इस अधिनियम में क्या बताया गया था, इसमें यह बताया गया था कि जो विकलांगता होती है या जो दिव्यांगता होती है उसकी श्रेणियां होती हैं। तो जब 2006 की बात करेंगे तो 2006 में 7 टाइप की श्रेणी बताई गई थी। ये जो व्यक्ति होते हैं वो दिव्यांग व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। इसी दिव्यांग व्यक्ति को श्रेणी को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 21 कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रारंभिक परीक्षा में कथन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। जो भी मैंने आपको बताया, एजुकेशन की बात करें या सरकारी नौकरी की बात करें, तो पहले इनको 3% आरक्षण मिलता था, उसको बढ़ाकर इस अधिनियम में कितना कर दिया गया, 4%। यह भी आपसे कथन के रूप में पूछा सकता है। बेंचमार्क विकलांगता, बेंचमार्क विकलांगता किसे कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो दिव्यांग होता है तो यदि उसकी जो दिव्यांगता है, उसकी जो विकलांगता है वो 40% से अधिक होती है, 40% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में इस अधिनियम में यह नियम था कि इनको 6 से 18 वर्ष तक के जो भी व्यक्ति होंगे उनको फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है, जैसे आपने सुना होगा सुगम्य भारत के बारे में, ठीक है। सुगम्य भारत में क्या करना था, जो भी सरकारी कार्यालय होते हैं, जो भी सरकारी चीजें होती हैं, उन सब परिसरों को इस तरीके से बनाना कि वहां पर दिव्यांग जन भी जा सके। मान लीजिए रेलवे स्टेशन की बात करें या कोई सरकारी कार्यालय, पीडब्ल्यूडी का कार्यालय, वहां पर एक आम व्यक्ति, तो मान लीजिए उसको 3rd फ्लोर पे जाना है, तो वो सीढ़ियों के थ्रू, लिफ्ट के थ्रू चला जाएगा। तो क्या यहां पर कोई विकलांग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है, क्या उसके लिए व्हील चेयर है यहाँ पे, क्या उसके लिए एस्केलेटर है यहाँ पे? तो ये सारी सुविधाएं हर सरकारी विभाग को अपने ऑफिसेस को इस तरीके से करना है कि वो जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं वो आसानी से उन परिसर में आ जा सकें। तो इसको बोलते थे सुगम्य भारत योजना। अब देखिए ध्यान से, दिव्यांग जनों के अधिकार अगर इनका कोई उल्लंघन करता है ना, तो इसके लिए एक प्रत्येक जिले की बात करी गई थी, उसमें क्या हो जाएगा, विशेष न्यायालय स्थापित करे जाएंगे, जिनसे कि अब इनको कोर्ट के चक्कर ना काटना पड़े, इनके अलग से स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, वहां पर जाएंगे, केवल वो इन्हीं केसेस को हैंडल करेंगे जो दिव्यांग जन से संबंधित होंगे। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 था वो क्या कहता है। अब देखिए जो मैंने बात करी थी आपसे स्टार्टिंग में कि यहां पर जो राइटर हैं वो कहना क्या चाह रहे थे कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से तो आप सशक्त कर रहे हो उनको, इतनी सारी योजनाएं बना रहे हो, ये पूरा पूरा अधिनियम बना रहे हो आप, परंतु इनका राजनीतिक भागीदारी का क्या? अब राजनीतिक भागीदारी से संबंध यहां पर क्या है, सबसे पहले आपको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखना होगा, इंचियोन रणनीति। इंचियोन कहां पर पड़ेगा, साउथ कोरिया में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर यह डिसाइड करा गया था कि भाई जो भी एशिया के और प्रशांत क्षेत्र के विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति हैं
उनके अधिकारों के बारे में यहां पर बात करी गई थी। तो अगर आपसे यह भी पूछा जाता प्रारंभिक परीक्षा में कि विकलांगता से या दिव्यांगता से संबंधित क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता या अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है, तो वो इंचियोन रणनीति है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर एजुकेशन की भी बात होती है, यहां पर उनकी गरीबी दूर करने की बात होती है। तो कई सारे मुद्दे इस रणनीति में डिस्कस करे गए थे। अगर अपने भारत की बात करें तो भारत जैसे कोई अपने संविधान की बात करें तो संविधान में जिस तरीके से एससी, एसटी या ओबीसी इन सबका रिजर्वेशन की बात होती है, आरक्षण की बात होती है, तो ऐसा कोई खंड जो है वो हमने दिव्यांग जनों के लिए भारत में नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। योजनाएं बनाई हैं परंतु कोई नियम नहीं बनाया हुआ है। धारा 11 की बात हो रही है। देखो ये वही धारा है जो मैंने आपको अभी ये अधिनियम बताया था ना, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2011, इसी में एक धारा है। ये धारा 11 क्या कहती है? ये कहती है कि जो राज्य का चुनाव आयोग होगा या जो भारत का चुनाव आयोग होगा, ये इस बात की भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है वो किसी पोलिंग बूथ पर जाता है तो उस पोलिंग बूथ पर जितनी सुविधाएं हैं इसको मिलनी चाहिए, वो सारी यहां पर मुहैया हैं कि नहीं। अब इनसे ऑथर ने यहां पर बहुत सारे पॉइंट बताए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसने ये बताया कि जैसे ईवीएम मशीन होती है, तो मशीन है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए जन्मांध है, वो देख नहीं सकता। अब हम लोग तो देख सकते हैं, तो जो भी हमें बटन दबानी होती है उसको दबा के उस पर्टिकुलर पार्टी को हम लोग वोट कर देते हैं। अब जो व्यक्ति नेत्रहीन है वो क्या करेगा? तो क्या इस वोटिंग मशीन में ब्रेल लिपि संबंधित या इस टेक्नोलॉजी संबंधित कोई फॉन्ट यहां पर है? अगर नहीं है तो इसको लाओ। इसका मतलब कि राजनीतिक भागीदारी दिव्यांगों की नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वोटिंग मशीन्स जो है वो ब्रेल इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, यानी कि जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो भी वोट दे सकें। दूसरा, यहां पर व्हील चेयर की व्यवस्था हो। अगर मान लीजिए कोई अपने पैरों से चलने में सक्षम नहीं है तो क्या वो व्यक्ति अपने घर से अगर यहां तक आता है तो अंदर यहां पर व्हील चेयर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यहां पर कई बार इलेक्शन कमीशन से कहा जाता है, क्या आपके पास एक सही रिकॉर्ड है कि मान लीजिए एक राज्य है, उसके अंदर कई सारे जिले हैं। अब जिलों कई सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने विकलांग हैं, इसमें कितने विकलांग हैं, तो क्या ये डेटा आपके पास है? तो ये भी कमी है, इस डेटा की भी कमी है। भाई जब निर्वाचन आयोग को यही नहीं पता कि कितने किस निर्वाचन क्षेत्र में कितने विकलांग रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमको दिखाता है कि हम राजनीतिक भागीदारी में दिव्यांग जनों की कितना पिछड़े हुए हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन मार्क करते हैं किसके ऊपर? संसद के ऊपर और राज्य विधानमंडल के ऊपर। ये इनसे ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये बताइए, आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी में या आप संसद की बात कर लो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसमें दिव्यांग जनों के लिए कितनी सीटों का प्रबंध कर रखा है? क्या उनको राजनीति में भागीदारी करने के लिए आप प्रोत्साहित करते हैं? तो नहीं करते हैं। एक यहां पर इन्होंने उदाहरण लिया साधन गुप्ता का। एक ये सबसे पहले अगर बात करी जाए भारत के, स्वतंत्र भारत के दृष्टिबाधित सांसद थे साधन गुप्ता। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इनका नाम तक नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको संसद में जाने का मौका मिलता है या राज्य विधानमंडल में जाने का मौका मिलता है। तो यहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी इस विषय में बात करनी चाहिए और ऐसा तंत्र बनाना चाहिए कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए राजनीतिक भागीदारी इनकी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये यहां पर उठाए जाते हैं। बाकी जैसे बात कर ली जाए रेलवे स्टेशन की या फिर बात कर ली जाए परिवहन सुविधाओं की, तो ये सुविधाएं भी ऐसी हो घरों के आसपास, हमारे मोहल्लों में या हमारे जिलों में, कि एक व्यक्ति इनका यूज करके भी वोट डालने जा सके। अब मान लीजिए बस चलती है, अब बस में दिव्यांग के ऊपर चढ़ने की, या फिर कोई व्यक्ति है जो नहीं चढ़ने में सक्षम है, देख नहीं पा रहा है, तो क्या बस स्टेशनों में, रेलवे स्टेशनों में, ऑटो टैक्सी में इनको लेके सुविधाएं दी जा रही हैं? अगर नहीं दी जा रही हैं तो इसकी राजनीतिक भागीदारी करनी होगी सरकारों को। इसके बारे में जो ऑथर हैं वो कुछ सलाह भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई जैसा मैंने आपको बताया कि निर्वाचन आयोग की बात करें तो वो निर्वाचन आयोग को कहते हैं कि इनके लिए आप कुछ नियम कानून बनाइए। इनको, जो दिव्यांग जन होते हैं, इनको क्या करिए, कुछ ऐसी जो सिविल सोसाइटीज होती हैं इनको बनाइए और ये इसमें जागरूकता फैलाएं कि नहीं भाई आप लोग भी वोट देने जाया करिए उस पर्टिकुलर बूथ सेंटर में, पोलिंग बूथ में, वहां पर आपके लिए भी सुविधा है, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। इनको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इसके अलावा जो सांसद होते हैं या जो राज्य के विधायक होते हैं राज्य के अंदर, उन्हें भी अपने राज्यों में जो दिव्यांग जन हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए उनके राजनीतिक अधिकारों के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहां पर बताया। इसमें जैसे राज्यों का मैंने उदाहरण लिया, तो यहां पर
राइटर ये भी बताते हैं कि जैसे राज्यों में छत्तीसगढ़ ने अपने के यहाँ एक पहल करी हुई है। वो क्या पहल है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने बोला है कि प्रत्येक उनके राज्य में जितनी ग्राम पंचायत हैं उन पंचायतों में एक एक व्यक्ति विकलांग या दिव्यांग जरूर होना चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने यहाँ पे नियम बना दिया है। तो इसको भी आप कहाँ पे अपने मेंस उत्तर लेखन में यूज कर सकते हैं। इसी की देखा देखी और भी राज्यों को इस तरीके के नियम जो है वो बनाने चाहिए। अगला आर्टिकल देखिए, आपको पृष्ठ संख्या 11 पे मिलेगा। इसका भी संबंध सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र संविधान और राज्य व्यवस्था से है। देखिए, इसके बारे में हम लोग पिछले द हिंदू के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे, तो वो वाले पॉइंट्स मैं यहां पर नहीं उठाऊंगा। जितना न्याय में जो विलंब होता है वो भी एक अन्याय को ही जन्म देता है। अब यहां पर राइटर बेसिकली बताने की कोशिश ये कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने वहां पर बेसिकली आंकड़े देखे थे कि ये जो आंकड़े हैं वो किस टाइप से हमारे भारत में केसेस हैं वो इतने ज्यादा कोर्ट में पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो वो क्या आंकड़े हैं, उनके क्या क्या कारण हैं, यहां पर इनको ओवरकम करने की बात कर रहे हैं। ओवरकम का मतलब है कि इसको कैसे दूर करा जा सकता है। यहां पर राइटर ने एक ये फैक्ट बताया है कि भाई भारत में क्या है, एक केस अगर आता है तो उसको सॉल्व होने में 3 साल का एवरेज औसतन समय 3 साल का लगता है। और ऐसे केसेस कितने होते हैं, 40% होते हैं। जबकि उसकी तुलना अन्य देशों से करी जाती है तो अन्य देशों में 1% से भी कम केसेस ऐसे होते हैं जिनका फैसला 3 साल के बाद होता है। तो ये सबसे जो है भयावह स्थिति देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट जो मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करा था, अगर आपने वो द हिंदू का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर रिक्तियों को भरने की बात है, तो उसका मेन पॉइंट यही था कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा वैकेंसी खाली है, तो उस वैकेंसी को भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस वैकेंसी के लिए अगर कोई परीक्षा आयोजित करी जाती है तो वो परीक्षा का ऑन टाइम पे होना, उस परीक्षा का जो परिणाम है वो भी एकदम समय पर आना, तो ये सारी चीजें देखना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। और सरकार के साथ साथ यहाँ पर न्यायपालिका को भी एक कर्तव्य दिया गया है। जैसे बात करी जा रही है उच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका भी एक कर्तव्य बनता है कि भाई क्षेत्राधिकार के अंदर जो जजेस हैं उनकी जो रिक्तियां हैं उनको पूर्ण जो करा जा रहा है वो किस स्पीड से करा जा रहा है। दूसरा, अगर उसमें विलंब होता है तो उसका क्या रीजन है कि वहां पर विलंब हो रहा है। अब देखिए, एक रीजन तो यह भी हो सकता है कि बजट का, जो बजट में कमी आती है, सरकार जो बजट एलोकेट करती है न्यायपालिका के लिए या फिर अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए, तो अब बजट में सैलरी, पेंशन, सारी चीजें एलोकेट करनी होती हैं। तो ये जो बजट का आवंटन होता है ये सरकार की तरफ से कम होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन बन जाता है कि यहां पर रिक्तियां जो हैं वो कम होती हैं। यहां पर इसके अलावा ये बताया गया है कि कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो एक तो यहां पर जो राइटर हैं वो सॉल्यूशन बता रहे हैं कि तुरंत रिक्तियों को भरा जाए और उसको भरने के लिए बजट को अच्छा करा जाए। दूसरा, यहां पर जो टेक्नोलॉजी का यूज करा जाए। कैसी टेक्नोलॉजी? यहां पर ये लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो ई कमिटी है, ई समिति है, वो बनाना चाहिए। और एक्चुअली में ये बनी हुई है, परंतु ये काम कैसे करेगी इन्होंने बताया है, ये 3 टाइप से काम करे। सबसे पहला, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। सबसे पहला उन्होंने ये बताया कि यहां पर क्या करते हैं, जैसे कोई केस कोर्ट के पास आता है, ठीक है, एक मान लीजिए ऐसे मैं आपको समझाऊं, एक केस एक्स आता है। अब जो वाई केस आता है तो एक्स के पीछे वाई लग जाता है, वाई के पीछे जेड लग जाता है, जेड के पीछे से मान लीजिए ए लग गया। तो ये इस तरीके से केस लगते हैं। परंतु होता क्या है, मान लीजिए कोई बहुत धनी व्यक्ति है, कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, उसका केस जो है वो कोर्ट में जल्दी सुन लिया जाता है, उसका केस पहले तुरंत केस कोर्ट में चला जाएगा। तो उस वजह से जो उसके पहले के केस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिले हो जाते हैं। तो यहां पर यह बोला गया कि जो केस की लिस्टिंग होगी ना, एक मशीन के माध्यम से करी जाएगी और वो क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के माध्यम से होगी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर जो धनी व्यक्ति हैं या जो पावरफुल व्यक्ति हैं उनका केस आया तो पहले जो केसेस आए थे वो पेंडिंग हो गए। अब ऐसा होता है कि भाई मान लीजिए किसी गरीब का केस वहां पहुंचता है, अभी उस केस को पेंडिंग होते 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 मान लीजिए 10 साल का समय लग गया। अब 10 साल बाद आया कि वो व्यक्ति निर्दोष था, परंतु वो व्यक्ति उस टाइम के लिए 10 साल के लिए जेल में रहा, तो ये तो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। कई बार आप ऐसा सुनते होंगे कि मान लीजिए 20 वर्षों में रिजल्ट आया किसी केस का, अब 20 वर्षों में उस जो पर्टिकुलर व्यक्ति था उसका देहांत हो गया, वो नहीं रहा इस दुनिया में, तो ये भी उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। तो इस वजह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसका वो वही पहले जाएगा, मतलब उसके केस का निस्तारण पहले करो और उसको पहले खत्म करो। दूसरा यहां पर बताते हैं ई फाइलिंग का। फाइलिंग का यहां पे मतलब यह है कि भाई देखो यहां पर क्या करिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यानी कि इंटरनेट का, इन सब का यूज करिए केस को फाइल कराने में। अब जैसे मान लीजिए जो वकील होते हैं, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे एफिडेविट लगते हैं, बहुत सारी कागजी कार्रवाइयां होती हैं, तो उन कागजी कार्रवाइयों को, अब मान लीजिए कोई एक जगह पर कोर्ट है, थोड़ी दूर पे वकील है, अब वकील को यहां से यहां कोर्ट में कागज लाने में कुछ समय लगता है, तो एक तो उसका टाइम भी बचेगा,
ठीक है। दूसरा, ये सारी चीजें जब ऑनलाइन इंटरनेट पे या कंप्यूटर के माध्यम से मौजूद होंगी तो यहां पर जो कागज लगता है, जो पेपर है, वो भी बचेगा। तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी सुरक्षित करेगा। तो राइटर ने देखिए इस आयाम को पर्यावरण से भी जोड़ दिया। तो पर्यावरण जो है उसका भी संरक्षण हो जाएगा जितना हम लोग पेपर लेस काम करेंगे। ठीक है, तो समय भी बच रहा है, त्वरित न्याय न्याय प्रक्रिया भी हो रही है, और दूसरा पर्यावरण की हानि भी कम हो रही है। तीसरा पॉइंट यहां पर राइटर बताते हैं वर्चुअल सुनवाई। वर्चुअल सुनवाई का मतलब सीधा सा ये है कि भाई यहां पर क्या होगा कि जैसे कोविड में आपने देखा, कोविड महामारी पे लॉकडाउन हो गया तो सारी चीजें बंद हो गई। तो जैसे ही वो 3 महीने का 4 महीने का जो प्रॉपर लॉकडाउन चला था उसमें हमारे केसेस की संख्या बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गए थे हमारे पास केस। तो जब भी ऐसी कोई आपातकाल की स्थिति आती है तो उस टाइम पे हमारे पास ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कम से कम न्यायपालिका जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, सारे केस भले ही ना सुन पाए तो कम से कम इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं उनकी तो सुनवाई होती रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये 3 मोड जो है उसमें तकनीक का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं ये बताया गया है। तो यहां पर मैंने वही बता दिया कि स्थायी रिक्तियां हो गई, कम बजट हो गया, सरकार जो होती है इसके कई सारे केसेस जो होते हैं, इसकी कई सारी योजनाएं सरकार बनाती है और उस योजनाओं को कई लोग चैलेंज कर देते हैं कोर्ट में। तो जब सरकार के केस वहां पे पहुंच जाते हैं तो आम आदमी का केस फिर से पेंडिंग हो जाता है। जो अधीनस्थ न्यायपालिका है उसकी खराब स्थिति है, उसमें अवसंरचना नहीं है, बुनियादी ढांचा उनका नहीं अच्छा है, कामकाज की जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी नहीं है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं और यही कारण जो है यही क्या निवारण भी हो सकते हैं अगर सरकार जो है वो इन सब मुद्दों पे अच्छा करे और ये जो यहां पर चीजें बताई गई इन पे अच्छा करे तो जो न्यायपालिका में पेंडेंसी की स्थिति है, जो विलंबता की स्थिति है, उसको खत्म किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल इस बारे में था। चलिए मुख्य परीक्षा के प्रश्न देख लेते हैं। 2 आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे तो उसी दोनों पे मैंने आपको प्रश्न बनाए हैं। लिखा हुआ है कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियां क्या हैं, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है जो श्रम संहिता है, भारत में श्रम सशक्तिकरण पर परिवर्तनकारी प्रभाव कैसे पड़ सकता है, जो हाल ही में पारित करी गई हैं 4 श्रम संहिताएं। तो ये दोनों प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल प्रश्न मैंने पूछे हैं आपसे, जरूर इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो आज के द हिंदू डिस्कशन में इतना ही था। आपने जो पिछले कमेंट करे मैंने पढ़े, बहुत अच्छे कमेंट्स थे आपके। इस बार जो मैंने प्रश्न पूछा है उसको कमेंट करके जरूर आंसर करिएगा। मिलते हैं अगले द हिंदू के सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार वालों का खूब सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।